आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए 17वां और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 24 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम अंतिम प्रश्न 25 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें पहला है, एक आयताकार घन के तलों की संख्या x, भुजाओं की संख्या y, शीर्ष बिंदुओं की संख्या z एवं विकर्णों की संख्या p होने से x माइनस वाई प्लस जेड प्लस p का मान निर्णय करें। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न कहा गया कि एक आयताकार घन है जिसमें जो है x जो है क्या है, तलों की संख्या, x है तलों की संख्या। हम जानते हैं एक आयताकार घन में 6 तल होते हैं, यानी x का मान 6 हुआ। फिर है भुजाओं की संख्या, y क्या है, भुजाओं की संख्या। हम जानते हैं एक आयताकार घन में भुजाओं की संख्या जो है वो 12 होती है, तो यहाँ भुजाओं की संख्या 12 हो गई। फिर z जो है शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या। एक आयताकार घन में शीर्ष बिंदुओं की संख्या जो है वो 8 होती है। फिर है p जो है विकर्णों की संख्या। एक आयताकार घन में 4 विकर्ण होते हैं, यानी विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, यानी p का मान कितना हो जाएगा, 4। तो हमें निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी, इसीलिए x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी बराबर होगा 6 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 4। इसे हम समाधान करेंगे तो 6 8 12 4, 18 माइनस 12 बराबर 6, यानी हमारा उत्तर 6 होगा। दोबारा देख लेते हैं। कहा है कि एक आयताकार घन की तलों की संख्या x, भुजाओं की संख्या y, शीर्ष बिंदुओं की संख्या z एवं विकर्णों की संख्या p होने से x माइनस वाई प्लस जेड प्लस p का मान ज्ञात करें। तो हाँ, x तलों की संख्या कितनी है, 6, y यानी भुजाओं की संख्या 12, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 और p यानी विकर्णों की संख्या 4 है, इसलिए x माइनस वाई प्लस जेड प्लस p बराबर 6 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 4 होगा, जिसका उत्तर कितना होगा, 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 कह रहा है कि दो आयताकार घन के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 6 4, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 6 4 इकाई है, एवं दूसरे घन के भुजाओं की लंबाई 8 2h माइनस 1 2 इकाई हो एवं दोनों का घनफल यानी आयतन समान हो, तो h का मान ज्ञात करें। तो जो आयतन है दोनों का समान है, हम लिखेंगे प्रथम घन का आयतन बराबर द्वितीय घन का आयतन, तो ये 4 गुने 6 गुने 4 होगा बराबर दूसरा 8 गुने 2h माइनस 1 गुने 2 होगा। तो ये एक समीकरण बन गया, तो इसे हम समाधान करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 6 24 गुने 4 96 बराबर 8 दूना 16 गुने 2h माइनस 1। इसे अगर हम लिखें तो 2h माइनस 1 बराबर 96 बटा 16। इसे हम काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 2h माइनस 1 बराबर 6, यानी 2h बराबर 6 प्लस 1 यानी 2h बराबर 7, इसीलिए h बराबर 7/2 जो है हमारा उत्तर होगा। दोबारा देख लेते हैं। इसमें कहा है दो आयताकार घन के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 6 4, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले की 4 6 4 है और दूसरे की 8 2h माइनस 1 और 8 है, दोनों का घनफल यानी आयतन समान है, तो h का मान क्या होगा। तो ये यहाँ से 2 समीकरण बना, इसका समाधान किया, हमारा उत्तर जो है 7/2 का, यही जो है प्रश्न 2 का उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 कह रहा है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। प्रश्न आसान है पर जरूरी है। हम ये लिखेंगे, माना घन के भुजा की लंबाई बराबर a इकाई, फिर इसीलिए भुजा में वृद्धि बराबर a का 50%,
यानी a गुने 50/100, 50 से एक बार में, ये दो बार में, यानी a/2 इकाई इतनी वृद्धि होगी। इसलिए परिवर्तित भुजा बराबर, पहले a था, a/2 उसमें वृद्धि हुई है, इसे हम जोड़ेंगे तो 2 लॉसर का 2 और 1 का लॉसर 2 होगा। यहाँ आएगा 2a प्लस a यानी 3a/2 इकाई जो है परिवर्तित जो है भुजा की लंबाई है। अब हमें क्या है, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि प्रथम घन का के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 6a², और परिवर्तित घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू यहाँ a का मान, यानी जो भुजा है वो 3a² है। इसे हम अगर समाधान करें तो 6 गुने 9a²/4, तो 2 से 2, 2 से 3, यानी 9×3 27 a²/2 होगा। इसलिए वृद्धि बराबर, यानी जो समतल है उसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 27 a²/2 माइनस 6a²। इसे अगर हम समाधान करें तो यह आ जाएगा 2, यहाँ 27 a² माइनस 12a²। ये लॉसा है, जो सामान्य बीजगणित में सीखे हैं हम लोग, उसी का प्रयोग हो रहा है। ये 15a²/2 वर्ग इकाई। तो हमें निकालना है प्रतिशत। तो हमारा जो प्रथम घन है, जो एक्चुअल है, जो ओरिजिनल है, वो 6a² है, और वृद्धि इतनी की हुई है, तो इसी पे जो है प्रतिशत निकालेंगे। इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 15a²/2, ये वृद्धि हुआ है, बटा 6a² जो है ओरिजिनल है, गुने 100 बराबर। से हम लिख सकते हैं 15a²/2 गुने 1/6a² गुने 100। इसे अगर हम काटें तो a² कट गया, 3 से ये 2, 3 से ये 5, 4 से ये काटेंगे तो जो हो जाएगा ये 25 बार में, तो 25 गुने 5 यानी 125% वृद्धि जो है होगा। यही हमारा उत्तर है। दोबारा देख लेते हैं। कहा गया है यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमने माना कि घन के भुजा की लंबाई a इकाई है, इसलिए भुजा में वृद्धि जो है ये 50% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी a का 50%, यानी a गुने 50/100 यानी a/2 इकाई। इसलिए परिवर्तित भुजा जो पहले था a प्लस a/2, यहाँ से 3a/2 जो है इकाई परिवर्तित भुजा होगी। फिर प्रथम घन के समतल का क्षेत्रफल 6a², परिवर्तित घन के समतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुने a का मान, यानी भुजा का मान 3a/2 है, यानी 3a/2 का स्क्वायर। इसे हम काटे तो 6 इंटू 9a²/4 है, काट के ये कितना आ गया 27a²/2। इसलिए वृद्धि कितनी होगी, ये परिवर्तित है, ये ओरिजिनल है, घटाएंगे तो 15a²/2 आएगा। इसलिए वृद्धि यानी परिवर्तित बटा जो ओरिजिनल होगा, जो पहले होगा, गुने 100, इसे काट के कितना है 125%, यानी वृद्धि कितनी हो गई 125% हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कह रहा है 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, उन तीनों को गलाकर एक नया ठोस घन तैयार किया गया है, तो नए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो प्रश्न आसान है। 3 छोटे छोटे घन हैं जिनके जो है भुजाओं की लंबाई दे दी गई है, तो जिनकी प्रथम का 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 5 है, और इनसे मिलकर एक बड़ा जो है घन बना है, इसके एक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि इसकी एक भुजा की लंबाई जो है बड़ा ए है, कैपिटल ए है, तो इस तीनों का जो आयतन होगा उनका योगफल इस बड़े वाले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि जो नया ठोस है, नए ठोस घन का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसके, तीनों घन के आयतन के योग
है ना, तीनों घन के आयतन का योग। तो नया ठोस जो है वो a क्यूब होगा बराबर, और तीनों घनों के आयतन यानी प्रथम का क्या होगा 3 क्यूब होगा, दूसरे वाले का 4 क्यूब और तीसरे वाले का 5 क्यूब। इसे अगर समाधान करें तो a क्यूब बराबर 27 प्लस 4 64 प्लस इसे करेंगे तो 125, इसे जोड़ना होगा तो 125 प्लस 64 प्लस 27, 5 4 9, 7 16 का हाथ में 1, 3 6 9, 2 11 के हाथ में 1, 216 यानी a क्यूब बराबर 216, यानी a बराबर 216 का घन मूल। तो 216 का घन मूल निकालने के लिए हमें 216 का उत्पादक ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 200 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 3 से 9 और 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं घन मूल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो ये 3 और ये 3 मिल गए हैं, तो ये हो जाएगा घन मूल 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब बराबर 2 गुने 3 यानी 6 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। दोबारा देख लेते हैं कि 3 ठोस घन है जिनकी भुजाएं क्रम से 3 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसको गलाकर एक नया बनाया गया, उसके एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है और हमने उसका माना a। तो नए ठोस घन का आयतन बराबर तीनों घन के आयतन का योग, यानी a क्यूब बराबर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, एक समीकरण बना। इसका समाधान करके हमें जो है उत्तर कितना है 6, यानी एक भुजा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अध्याय का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, किसी घर का संलग्न दीवालों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर एवं 8 मीटर है, घर की ऊंचाई 4 मीटर हो तो घर के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न आसान है, इसे चित्र की सहायता से समझना ज़्यादा जरूरी है। तो एक घर है जिसके संलग्न दीवालों की लंबाई, यानी यदि हम इस दीवार का बारे में सोचें तो ये 12 मीटर है, और यदि हम इस दीवार के बारे में सोचें तो ये 8 मीटर है, और ऊंचाई चूंकि दे दी गई है यानी ये 4 मीटर है। तो आसान है कि जो फर्श है वो 12 और 8 का गुणनफल होगा, यानी फर्श की लंबाई फर्श का क्षेत्रफल बराबर जो है 12 गुने 8 यानी लंबाई गुने चौड़ाई 96 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा। प्रश्न आसान था, फिर से देख लेते हैं कि संलग्न दीवारों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर 8 मीटर है और घर की ऊंचाई जो है 4 मीटर हो तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें मुख्य जो है वो है चित्र बनाना। तो चित्र में हमने बनाया कि ये 12 है, ये 8 है और ऊंचाई 4 है, इसलिए फर्श का क्षेत्रफल 12 गुने 8 यानी लंबाई गुने चौड़ाई यानी 96 वर्ग यहाँ मीटर होगा, यहाँ मीटर होगा। तो इस तरह से हमारा अध्याय 4 का सभी प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।